अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू ज़ेर बहस है, उस पे आने से पहले एक ज़िमनी तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ मैं कि सेनेटर मुश्ताक साहब की जो अहलियाँ हैं, हुमैरा तैयबा साहिबा, उनके बच्चों के हमरा और कुछ साथियों के हमरा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है इस्लामाबाद की पुलिस की तरफ से और उन्हें डयाला जेल में रखा जा रहा है। और आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है कि जो आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे फ़िलिस्तीन से मुतल्लिक या गाज़ा से मुतल्लिक, ये हम इस वक़्त नहीं बर्दाश्त कर सकते यहाँ पे, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की पब्लिक प्रोटेस्ट की। और उनको लगता ये है कि जिस तरह से फरहान भाई जो रफ्तार के मालिक हैं हमारे दोस्त, उनको ओवर छोटी ईद रखा गया था। अटेम्प्ट यही की जा रही है कि लोगों को डराने के लिए, हरास करने के लिए, धमकाने के लिए कि लोग जो अपने जमहूरी हकूक़ हैं उनको एक्सरसाइज ना करें। दोबारा एक फ़ैमिली की ईद जो है उसको जेल में लगाने का कुछ इरादा लग रहा है इस्लामाबाद पुलिस का। तो इस जीवन में यही कहना चाहूँगा कि मैंने सेव गाज़ा के प्रोटेस्ट को फिज़िकली विटनेस किया हुआ है। हमने उनकी कवरेज भी की थी लास्ट टाइम जब उनके यहाँ जब कुछ 2 शहादतें हुई थी प्रोटेस्टर्स की, जब नामालूम एक गाड़ी आई थी और उन्होंने कुछ प्रोटेस्टर्स को गाड़ी के नीचे दे दिया था। आज तक वो केस पेंडिंग है, आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। उनमें से एक शहीद जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रोटेस्टर थे, मेडिकल स्टूडेंट थे यंग, और एक प्रोटेस्टर जो थे वो वहाँ पे मतलब एज अ बाई स्टैंडर आए हुए थे, प्रोटेस्ट का मेन का हिस्सा नहीं थे। ही वॉज जस्ट देयर टू शो सपोर्ट फॉर गाज़ा। वो बड़ी उम्र के हजरत थे। इशू ये नहीं है कि हम फ़िलिस्तीन के हक़ में करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते सरकारी पॉलिसी के तहत। इशू ये नहीं है कि ये वाली प्रोटेस्ट जो है, जो ये मजहबी तबके की तरफ से हो रही है, या वो वाली प्रोटेस्ट जो अच्छी है बुरी है। इशू ये है कि इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तानी अवाम को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अपने इजहार की जो बुनियादी इजाज़त है वही नहीं मिलती। मतलब एक पीसफुल तरीके से, इस तरह मैंने सेव गाज़ा को हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, हुमैरा साहिबा कराती हैं, मुश्ताक साहब करवाते हैं, और भी जो लोग उनके साथ शामिल हैं साथी, बहुत से लोग हैं। उनके नाम लेना शुरू करूँ तो फिर मतलब एक बहुत लंबी फ़हरिस्त बन जाएगी। उसमें वो इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाते, तोड़-फोड़ नहीं करते, बदतमीज़ी नहीं करते पुलिस के साथ, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वहाँ उनका बैठना और एहतजाज को रिकॉर्ड ही करवाना इतना बुरा लग गया इस्लामाबाद को। वो क्या वजह है? क्योंकि तकारीर के अंदर, चाहे वो फ़ील्ड मार्शल साहब हों, चाहे वो हमारी कोई टॉप लीडरशिप हो, लिप सर्विस की हद तक गाज़ा और अहले फ़िलिस्तीन के लिए बात तो हम करते हैं, लेकिन जब उस आवाज़ में आवाज़ पाकिस्तानी अवाम मिलाती है तो वो हमें नहीं पसंद आता। चाहे वो पीएसएल के क्रिकेट मैचेस के अंदर झंडे ले जाना हो, चाहे वो सड़क पे आके किसी भी जमात या किसी भी सिविल सोसाइटी ग्रुप का प्रोटेस्ट करना हो, और मुख्तलिफ इजहार के तरीके हैं, बॉयकॉट की कॉल्स देना हो, कैंपेन्स करना हो, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होता है। तो एक ओवरऑल लैंडस्केप को जब हम देखते हैं कि जो टेंजिबल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए फ़िलिस्तीन के लोगों की बाजियाबी की जा सकती है और एक राय हमवार की जा सकती है अवाम के अंदर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन एवेन्यूज़ को बंद किया जाता है। लेकिन फिर लिप सर्विस दी जाती है कि वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए की जा सकती है। तो ये जो तज़ाद है बिटवीन कॉल एंड फेल, अमल और जो इंटेंशन बज़ाहिर बताई जा रही है, इसको गैप करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि एक प्रोटेस्ट सही था, दूसरा गलत था, इसको क्रैकडाउन करो, इसको मत करो। मैं कहता हूँ अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो पीटीआई का इतना बड़ा फियर बन चुका है पिछले 2-3 सालों के अंदर कि कोई भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, कोई भी तहरीक आती है तो उनको जैसे डिजिटल या मजहबी या किसी किस्म के दहशतगर्द की एक टर्म डिक्लेयर करके उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। अब अगर पीसफुली कोई लोग प्रोटेस्ट कर दें, जैसे हमारे तैयबा साहिबा कर रही थी उनके साथी अपने साथियों के हमरा, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए। इसके अंदर स्टेट ना सिर्फ अपना नुकसान करती है सेंस में कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हिंडर करती है, ख़राब करती है, मतलब फ्रॉम अ पीआर पॉइंट स्टेट बुरी लगती है। निके नाते लोगों को बंद कर दे जेल में, ठीक है, 1000 लोग जानेंगे, 10,000 लोग जानेंगे, लाख लोग जान लेंगे, और आप बैंक कर रहे हैं इस चीज़ पे कि वो कभी कुछ करेंगे नहीं इस बैड विल का। लेकिन एक ना एक दिन तो कोई स्ट्रॉ होगा जो कैमल की बैक को तोड़ देगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। एक लम्हा आएगा, एक मौका आएगा जब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होगा और वो कुछ ना कुछ को बुरा अमल ही करेंगे। अच्छी चीज़ नहीं निकलती उसमें से, इश्तियाल अंगेज़ी में से। 9 मई इसकी एग्जाम्पल है। अगेन पीटीआई वाले कहते हैं कि उसके अंदर एजेंट प्रोवोकेटर्स थे सरकार की तरफ से जो फसाद मचा रहे थे। सरकार कहती है कि पीटीआई के लोग एक काउंटर कू की नीयत से आए थे और वो निज़ाम तलपट करना चाहते थे। बट बुनियादी पॉइंट ये है कि अवाम का जो जोश और वलवला है वो फट के बाहर आया। तो हम क्यों, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस सेट इन प्लेस हैं अवाम के जोश की गैस की वेल्व खोलने के लिए ही,
यानी जमहूरियत का प्रोसेस किस चीज़ के लिए है कि टॉप और बॉटम के दरमियान, अवाम और सरकार के दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल हो। वो वोट के ज़रिए बता सकें, प्रोटेस्ट के ज़रिए बता सकें कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे। और जब वो स्टीम लेट ऑफ नहीं होती तो प्रेशर कुकर बन जाता है और प्रेशर कुकर फटते हैं। तो हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि लोग फ़लस्तीन से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा अपने जज्बात उनके मुंसलिक हैं, कश्मीर के मामले से मुतल्लिक और कई इस तरह के सोशल कॉजेज़ के साथ, तो उनको इजहार करने का बिल्कुल हक़ होना चाहिए। और जो चीज़ हो रही है हुमैरा तैयबा साहिबा और उनके साथियों के साथ, ये पुलिस गर्दी से कम नहीं है। आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत 10 दिन उनको जेल के अंदर रख रहे हैं। क्या ऐसा जुर्म है जो उन्होंने किया? जबकि जिस आदमी ने पोटेंशली कत्ल किया था उन 2 प्रोटेस्टर्स को आज से साल पहले, उसके साथ तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। उसका केस तो कोई स्पीडी ट्रायल के तौर पे परसू नहीं किया जा रहा। तो हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को कंसिडर करना है कि हमारे मुल्क में जिनके खिलाफ जुल्म होता है, उन्हीं से सवाल किया जाता है कि आप क्यों यहाँ पे आए। और एक रूमर है, अगेन मुबैना तौर पे मैं बता रहा हूँ, कि उनको जो डील ऑफर हुई है, मतलब डील मतलब निहत्ते 5-6 प्रोटेस्टर्स को, उनको भी डील ऑफर हो रही है कि आप साइन कर दें कि आप आइंदा दोबारा किसी इस तरह के प्रोटेस्ट में शरीक नहीं होंगे, ना उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कि क्या आप पुलिस के प्यूनिटिव एक्शन को एज अ लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोग साइन ऑफ कर दें अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? क्या किसी के पास ये हक है भी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह दे कि यार ये 2 हकूक मुझे चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ मिसाल तौर पे, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली है ना, मैं आपको इसका हक लिख के दे देता हूँ। यानी किस कानून में, किस इस डॉक्यूमेंट की क्या वक़्त या हैसियत होगी अगर ये बात मुबैना तौर पर बताई जा रही है कि ये अगर हकीकत में मबनी है, इसकी क्या लीगल वैल्यू होगी, किस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट हो सकता है कि देखें आपने तो वादा किया था कि आप राइट टू असेंबली भी रखते, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें? ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कानून को एज अ बैटन इस्तेमाल करना अवाम के ख़िलाफ़। हमने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं, रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार करना शुरू की ड्रग्स से मुतल्लिक। तो शिरबानो नकवी साहिबा जो बहुत उन्होंने शी वाज़ काइंड, उन्होंने आकर हमें इंटरव्यू दिया ड्रग्स से मुतल्लिक। एएनएफ वाले कुछ लोगों के भी इंटरव्यूज़ हैं। तो वो उसके अंदर जैसे हर महकमे के अंदर एक ना वो एक एक जैसे एक हिडन शेम था कि हम हर कोई काम कर रहे होते हैं सिवाय जो हमारा काम होता है। यानी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस क्राइम पे क्रैकडाउन करे, लोगों को सिक्योर करे, ड्रग्स पे क्रैकडाउन करे, जब उसने ये करना है कि उसने सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और सियासी पार्टियों को कट टू साइज करना है, उनको सीधा करना है, उनके नट बोल्ट टाइट करने हैं। तो ये है मंज़र जो अगेन मैं ज़्यादा बड़ा साइड ट्रैक नहीं करना चाहता था, बट ऑब्वियसली मैं एज़ अ पाकिस्तानी शहरी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मुसलमान, हर एंगल से, हर ज़ाविये से आप कह लें, परटर्ब्ड हूँ कि ये क्या एटीट्यूड है। आप जैसे मतलब मिसाल तौर पे मैं एक सवाल, डॉक्यूमेंट लिख दें वो, तो क्या मतलब एक बंदा लिख दे डॉक्यूमेंट में कि मैं फॉरफिट करता हूँ अपना राइट टू लाइफ, तो आप उसको मार देंगे कानून में? यानी ऐसे थोड़ी होता है। तो अजीब सा एक एटीट्यूड है। और जैसे जंगल राज को खुद, मतलब इसके बावजूद कि आप नॉर्मलाइज हो चुके हैं, जो रियासत का नया मोल्ड है वो नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है, बार बार उसको आप जैसे वो सोशल फैब्रिक है उसकी मेम्ब्रेन है, उसको आप वो ऐसे छेड़खानी करते हैं कि उसमें कोई ख़राबी, इश्तियाल अंगेज़ी हो। उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट आएँ, बैठें, वो पानी की बोतलें बांटें, अपने प्लेकार्ड लगाएं, नारे वारे लगाएं, अपनी दुआ मांगें, वहाँ पे इज्तिमा, चले जाएं वहाँ से। क्या जाएगा उससे? इतना क्या खौफ है? तो क्लियरली हमारे हार्ट जो है वो गेम में रही नहीं। हमारी इवन मैनेजमेंट के अंदर वो बड़े स्मूथ तरीके से ये काम किया करते थे। बहरहाल इसमें मज़ीद मैं कमेंट नहीं करना चाहता। आपसे रिक्वेस्ट है आवाम से कि आप दुआ करें उनकी बाजियाबी के लिए कि वो ईद अपने घर वालों में मना सकें, और दोबारा इंशाल्लाह ईद से पहले नहीं तो ईद के बाद आके वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्का आने जा रहा है। वो है फ्लोटिला का मार्का, फ्रीडम फ्लोटिला का मार्का। वो एक ज़माना था जब यहाँ से जर्नलिस्ट जैसे कि तलत हुसैन साहब जाया करते थे और फ्रीडम फ्लोटिला जैसी इतनी बड़ी बड़ी तहरीकों का हिस्सा बनते थे, तो पाकिस्तान में आज कोई जिक्र ही नहीं है उस बात का। लेकिन उस तरफ आपको नज़र आता है, मैं अगेन मुआज़ ने भी सही रिमाइंड किया था कि खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ ग्रेटा थनबर्ग को, कि मतलब वो छोटी सी एक बच्ची है, नौजवान 20-21 साल की, और उसने अज़म अभी से बांध लिया हुआ, ठान लिया हुआ है। ठीक है, उसका पासपोर्ट मतलब अच्छे मुल्क का है, उसकी रंग नस्ल ठीक है, बट उस सब प्रिविलेज के बावजूद जैसे वो अपना मुजाहिदा उसमें पक्के उसमें कि वो जाएगी उस फ्लोटिला पे,
और बाजियाबी करने की कोशिश करेगी, उसको ब्रेक करेगी उस बैरिकेड को, और वो चाहती है कि वहाँ पे खाना पीना और अद्वियात पहुँचें। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। तो हमने अपना सोचना है कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जर्नलिज्म, हमारी एकेडमिक्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को किस पस्ती में पहुंचा दिया गया कि वो एक छोटे से प्रोटेस्ट के लिए भी जैसे वो उनको कह रहे हैं कि चाहे एक हक ले लो, एक हक दे दो, और इस तरह ही मुल्क चलते नहीं होते, ख़ास तौर पे इतना बड़ा मुल्क 25 करोड़ लोगों का। तो रिक्वेस्ट है आवाम से कि वो दुआ करें अपनी कौम के लिए भी, रहले फ़लस्तीन के लिए भी, और ख़ास तौर पे ये हमारा तैयबा उनके साथियों के लिए। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप अपने आप को बैक टू बैक एम्बेरस ना करें एक बहुत छोटे से प्रोटेस्ट के पीछे। मतलब आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन देम। वो लाखों का प्रोटेस्ट नहीं होता, वो हज़ारों का प्रोटेस्ट नहीं होता, वो दर्जनों का प्रोटेस्ट होता है। तो दर्जनों के प्रोटेस्ट के खिलाफ अगर ऐसे काम होना शुरू हो जाएगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हज़ारों लाखों का आ गया तो हम क्या करेंगे। तो एक ये मौजू था, हालांकि आज ये मौजू ज़ेर बहस नहीं था, इसको एड्रेस करके मैं चाहता हूँ कि अगली बात पे हम चलें। दूसरा जो मुद्दा है, जो मौजू है ज़ेर बहस, जो हकीकत है आज की डिस्कशन की, जो कोर है, वो ये कि पाकिस्तान अपने मजहबी एहसास से दस्तबरदार भी होना चाहता है, अपनी मजहबी पहचान से उसके, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी पॉस्चरिंग के, अपनी आवाम के अंदर राय हमवार करने के लिए आसानी से, ऑपरेशन का नाम बुनियान मरसूस रखने के लिए, और कुछ मजहबी जैसे मतलब पॉस्चरिंग की खातिर वो बरकरार रखना चाहता है। लेकिन जिस तरह इंजीनियर साहब कहते होते हैं कि एक टिकट में दो मज़े नहीं हो सकते। आप, और इसमें खालिद भाई साहब ने भी बहुत खूबसूरत बात की, मैंने पिछले दिनों सुनी उनकी रिकॉर्डिंग। तो खालिद भाई उस्ताद हैं हमारे, वो बड़े वो बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा आधा तीतर आधा बटेर मत बने, पूरी मगरबी सेकुलर माशरत पैदा करें या कुल्ली तौर पे एक मजहबी माशरत पैदा करें। इसकी मैं आप समझेंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में सारी बात कर रहा हूँ। वो ये है चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन बिल, कि बच्चों को निकाह से बचाने के लिए 18 साल को बाइंडिंग रेजोल्यूशन के तौर पे एक हतमी एज बना दी जाए कि इसके पहले निकाह नहीं हो सकता, न तय हो सकता निकाह। ठीक, इस बिल के ऑथर्स कौन हैं, इसको प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? जरदारी साहब ने अभी उसको ओके कर दिया इस्लामाबाद में। शीरी रहमान साहबा का क्या किरदार है इसके अंदर, शर्मिला फारूकी साहब का क्या किरदार है, उसको मैं एक सब चीज़ को एक साइड पर रख देता हूँ कि ये आप लोग जो छोटी उम्र के लोग सुन रहे हैं, आप लोग को इन नामों से क्या गर्ज होगा। ये तो मेरे टीनेज के नाम हैं, जब NGO कल्चर पीक पे था और USAID के पैसे आया करते थे कि औरतों को यूं कर दो, औरतों को वो कर दो, अब ऐसे करो कि इनको सैनिटरी पैड दे दो, अब सैनिटरी पैड वापस ले लो औरतों से, अब एक टांग पे खड़ा कर दो इनको, बल्कि औरतों को कलबाजियाँ खाया करें। मतलब अजीब व गरीब सोशल एक्सपेरिमेंट्स हो रही थी पाकिस्तान के वेरी फैब्रिक के साथ। और आज जो सारे आप ये देखते हैं यंग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह और सारे जो एंकर वगैरह बने हुए हैं सो कॉल्ड, वो बेसिकली इस कल्चर की पैदावार है जो मुशर्रफ साहब ने, उसके बाद जरदारी साहब ने एक ऑन गोइंग एक रखा था यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, और उसका आज हम ये फल जो है कड़वा, उसका बल्कि ज़कूम जैसा फल जो है वो खाने लगे। मैं इतने मुखालिफ क्यों अंडर 18 मैरिज बिल के? बुनियादी तौर पर ये शरई उसूल के ख़िलाफ़ है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बुनियादी बात यही है कि ये हुकूमतों का काम नहीं है कि वो लोगों की प्राइवेट लाइफ्स को इस हद तक लेजिस्लेट और रेगुलेट करें। मेरा जो मुद्दा इसमें वो शरई कम है, क्योंकि उलमा ने उस पर फतवा दे दिया, मुझे उस पर मेंटल जिमनास्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो उन्होंने बात की हराम है, और हलाल ये कि बलूगत की उम्र पे आके लोगों के निकाह के फ़ैसले वालिदैन तय कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी बाद में आती है हमारे यहाँ। कंसेंट बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, और इस्लाम बड़ा प्रोग्रेसिव है इस मामले में। बल्कि एमएल वली खान साहब ने भी, मुझे आज सुबह का क्लिप देख के पता लगा कि ANP वाले वली खान साहब ने भी कह दिया, तो बड़ी खुशी हुई मुझे, और वेलकम करते हैं इस बात को। और बातों में बिल्कुल वेलकम नहीं कहते, उनकी बाकी सियासत बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन ये बहुत उन्होंने प्यारी बात की कि कल्चरली भी और ऑब्वियसली कि जो हमारे यहाँ जो एक तस्वुर है अडल्टहुड का, वो इस और प्रोग्रेसिव नेचर इस्लाम की कि कंसेंट बुनियाद है, तो हम इसको सेगमेंट करते हैं। मेरी जो प्रॉब्लम है इसके साथ वो है सेकुलर रियासत की और आम आदमी की ऑटोनॉमी के मामले की। सेकुलर रियासत एक ऐसी टोटलाइजिंग एंटिटी बन चुकी हुई है, नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला, ये खुदाइयत के दर्जे पे जैसे फाइज हो गई दुनिया के अंदर, कि आपको ट्रैफिक का इशारा कैसे क्रॉस करना है वो भी बताएगी आपको ये, और अगर आप उसमें
कोई कानून तोड़ेंगे तो उसमें आपके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन भी होगा। यहाँ पे फिर भी हम हार्म्स प्रिंसिपल के तहत आर्ग्यू कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ देखो, ट्रैफिक की लाइट तोड़ोगे तो तुम भी मर सकते हो, अगला भी मर सकता है, ये भी ठीक। वो ये भी बताएगी कि स्कूल में तुमने क्या पढ़ना है, तुमने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में क्या पढ़ाना है। चलो ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि नेशनल करिकुलम का बड़ा फ़ायदा होता है, लोग वन पेज पे आते हैं, कौम के अंदर यकजहती पैदा होती है। चलें ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी पढ़ा लें हमारे बच्चों को, पैदा हमने अपने बदन से किए, लेकिन ठीक है, रियासत की सपोर्ट। अब रियासत अगर ये बताना शुरू कर देगी कि आपकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी की, और सेक्सुअल ऑटोनॉमी की चीज़ है ना, ये बॉडली ऑटोनॉमी का मसला है कि मैं किससे मोहब्बत करूँ, मैं किससे निकाह करूँ, कब निकाह करूँ, ये मेरा फैसला है। तो ऑटोनॉमी का जो मसला है विद वर्सेस द सेक्युलर स्टेट, ये आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आएगा कि इसमें पलड़ा रियासत का ही भारी रहता है। हर जगह दुनिया में इंसानियत की हार हो रही है, रियासतों की फतह हो रही है, जीत हो रही है। मैं इसको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आप अगर किसी अमेरिकन को अगर बता देना कि आपका आईडी कार्ड होता है, तो वो जैसे आग बगोला होकर गलियां बकने लगेगा कि तुम्हें इन्होंने आईडी सिस्टम में ले आए, तुम्हें इतना गुलाम कर लिया इन्होंने। आगे वो बेचारा अमेरिकन मस्कीन, उसको पता नहीं है कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो उसकी गुलामी का, या उसका ड्राइवर लाइसेंस जो है, या उसका पासपोर्ट जो है वो भी गुलामी की उसकी अलामत है। लेकिन कम से कम मसनूई तौर पर, अलामती तौर पर वो समझते हैं कि आईडी कार्ड अगर बना दिया जाए तो बुनियादी तौर पर आपने एक इंसान को जैसे डॉक्यूमेंट करके गुलाम बना लिया। और हमें यहाँ पे हम कह रहे होते हैं इसको भी डिजिटाइज कर दो, उसको भी डिजिटाइज कर दो, बैंकिंग को भी डिजिटल कर दो। आदमी, मतलब मैं एक सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट है, मैं नाम नहीं लेता उनका, बेसिकली वो इंडिया के चीयर लीडर थे जब तक कि इंडिया का जो बिल्कुल जैसे बेहुदा चेहरा सामने फोश होकर नहीं आया। वो सॉफ्ट हिंदुत्व को इतनी वो अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं होगी उनकी, वो परसीव नहीं कर पाए एक्चुअली हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। मैं ऑब्जर्वेंट आदमी इकोनॉमिस्ट होता है, तो वो मैं उनकी देख रहा एक वीडियो, एक और साहिब है उनके कराची में उनकी प्रोग्राम में, वो कहने लगे कि यार रेडी वाला इंडिया में मैंने देखा है कि वो इजी पे से चाट बेचता है और डिजिटल। मतलब यार रेडी वाला अब टैक्सेबल इनकम में आ गया, मतलब रेडी वाले की हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर हो रही है। मतलब तुम आलू पापड़ी की चाट नहीं खा सकते कि सिवाय के हुकूमत का उसमें हिस्सा हो। तो ये जो रियासत का गैंग है, और मैं यह प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ कि क्या, और बाद में पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत है, इसको आप तस्लीम कर लें, इसे विद इस्लामिक फीचर्स, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसका वजूद एक सेकुलर लिबरल रियासत वाला है, जैसे कि स्ट्रक्चर और अंडरपिनिंग इसकी। आप इसको अगर मान गए हैं, और वो इल्लामा इकबाल का जो शेर है कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पैरन है वो मज़हब का कफन है, ये सिर्फ नेशनलिज्म तक लिमिटेड नहीं है, ये रियासत के वजूद के बारे में भी बात की जा रही है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जब वो उम्मत वाली कहानी देनी होती है तो नेशनलिज्म के खिलाफ ये, आप उसके अंदर गहराई तो तलाश करें ना, कि रियासत के वजूद की भी बात हो रही है कि वो खुदाइयत का दर्जा रखती है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो जैसे आपकी लाइफ को माइनूशिया में कंट्रोल करती है। तो ये मेरा ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर। हुकूमतों को नहीं बताना चाहिए कि लोग कैसे निकाह करें, क्या करें, मोटे मोटे कानून होने चाहिए, मोटे मोटे। अब मोटे मोटे कानून की जब बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम है क्या, कि बच्चों का या अडल्ट का जबरी निकाह हो रहा है ना। जबरी निकाह बेटा बच्चों के होते हैं या अडल्ट के भी होते हैं, दोनों के। तो आपको अब टू फोल्ड प्रॉब्लम आ गया। आप चाहते हैं कि बच्चों के निकाह ना हो, ये आपकी राय है, लोग चाहते हैं बच्चों के निकाह हो, ये उनकी राय है। अब इसका मैं क्या करूं? हालांकि जदीद साइंस ये बता रही है कि 25 साल की उम्र तक फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं डेवलप होता, तो ड्राइविंग लाइसेंस की एज भी 25 कर दें। ऐसा करें कि फ़ौज में सिपाही भी जो भर्ती होते हैं वो 25 की उम्र करते हैं। आप 16 पे क्यों फ़ौज में सिपाही भर्ती करते हैं? वोटिंग एज 18 क्यों रखी हुई है? 25 कर दें फॉर गुड मेजर, ठीक है ना। और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो शराब पीना चाहते हैं तो आपकी, और अगर आप मुस्लिम और शराब पीना चाहते हैं तो वो भी तो 18 है, वो भी तो 18 है। तो ये आर्बिट्ररली दुनिया के ममालिक में डिसाइड किया जाता है, हर माशरे के अपने कल्चर के मुताबिक, हर माशरे के अपनी फ़िक्र और सोच के मुताबिक। और चूँकि हमारे कल्चर को प्रीडोमिनेटली शरीयत ड्राइव करती है, तो हम तो बलूगत के मामले को मानते हैं। तो एक तरफ ये बच्चों के निकाह वाला मसला जो है, ये तो हमारे यहाँ को मतलब मायूब चीज़ ही नहीं है। जिसको बुरी लगती है वो खुद नहीं करता कोई। और इसके अंदर एक सेंट्रल जैसे थीम है कि वालिदैन अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं और रियासत उनका अच्छा चाहती है। मैंने तो कोई रियासत नहीं देखी किसी का भी अच्छा चाहते हुए, किसी का भी भला चाहते हुए, सिवाय अपने आप का। और ये मैंने कम ही को वालिदैन देखे होंगे शाज़ नाज़िर जो अपने बच्चों के लिए बुरा चाहते होंगे। तो पहले तो इस जाविये से दुनिया को देखना बंद कर दें कि स्टेट नोज बेटर, पेरेंट्स डू नॉट। पहले ये बात। दूसरी बात, अगर लोग करना चाहते हैं और कंसेंट इन्वॉल्व है तो कर लें। आप क्रैकडाउन करें कंसेंट वाले पार्ट के ऊपर, बच्चे वाले पार्ट पे क्यों कर रहे हैं? अगर आपको फोर्सेबल मैरिज से मसला है तो पीपल्स पार्टी की दो जो ख़वातीन और उनके प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया,
अपने सिंध से आगे मत देखें, जब बच्चियों के दरख्तों से और कुरान से और किस तरह के किस्म के निकाह होते हैं ज़मींदारी के चक्कर में, या फोर्सेबल निकाह होते हैं हिंदू बच्चियों के, वो सब चीज़ें देखें, उन सब चीज़ों पे गौर करें। और ओवर लेजिस्लेशन से ये मसले हल नहीं होते, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से होते हैं। पाकिस्तान में बहुत से रंग बिरंगे कवानीन मौजूद हैं, बहुत से इस तरह के रंग बिरंगे बिल पहले भी आए और आते रहेंगे यकीनन। इस तरह का माहौल पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव कल्चर का है। इनकी एप्लीकेशन क्या है? मुझे आप बताएं कि जो लोग इलीगली निकाह करते थे इससे पहले, क्या वो इस कानून को देख के इलीगली निकाह बंद कर देंगे? या जो फोर्सेबल मैरिज करते थे, यानी आर्ग्यूमेंट वही होती है, गन शुड बी इलीगल बिकॉज क्राइम होता है गन से। तो क्रिमिनल क्या लीगल गन्स जाके खरीदते हैं या ब्लैक मार्केट से गन्स खरीदते हैं? यानी क्या वो कानून की पासदारी करते हैं? नहीं करते। इसी तरह जो लोग जबरी निकाह करवाना चाहते हैं, चाहे वो बच्चों के चाहे वो अडल्ट्स के हों, यानी जबरी गैर कानूनी गैर शरई निकाह करवाना चाहते हैं, तो वो क्या कानून या लेजिस्लेशन के बाद रुक जाएंगे? क्या हुआ यार, मुझे नहीं पता था यार, ये पाकिस्तान के कानून में अलाउड नहीं है। तो ये जैसे एक फार्सिकल बिल है, इसका कोई टारगेट नहीं है, कोई हदफ नहीं है, सिर्फ मजहबी तबके को उकसाना, वेस्टर्न वर्ल्ड को इशारा करना, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से ब्राउनी पॉइंट्स लेना और पोटेंशली फंडिंग लेना, और इनको जैसे सॉफ्ट बॉल इश्यूज़ पे कि फुल टॉस आती है तो छक्का मार के दिखाओगे, वाह मगरब देखो हम कितने एडवांस्ड हैं, हम कितने प्रॉपर हैं अपनी थिंकिंग के अंदर, और ये वेल थॉट आउट नहीं होते। और ये कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते हैं, लिबरल तबके को खुश करने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए, और कुछ ये होते हैं मतलब जैसे वेस्टर्न ममालिक के अंदर बैठे हुए जो ह्यूमन राइट्स वॉचेस और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनका काम है सोशल इंजीनियरिंग करना। और अब क्योंकि आपने इतने सब्र से सुना है जो यहाँ तक पहुँचा है, अब मैं आपको एक कंस्पिरेटोरियल टेक भी दे देता हूँ, आप जिसके लिए असल में आए हैं। हाँ, और चलो ये साथ ने बड़ा अच्छा काम किया कि मैं एक क्विक आपको रन थ्रू दे देता हूँ। एज ऑफ कंसेंट यानी जिनसी ताल्लुकात कायम करने की उम्र क्या है लीगली, और इसमें 18 से पहले वाली ऑस्ट्रिया में 14, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया यूरोप, जर्मनी में 14, इटली में 14, पोर्चुगल में 14, फ्रांस में 15, ग्रीस में 15, स्वीडन में 15, नॉर्वे में 16, नीदरलैंड में 16, स्पेन में 16, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सुमावरा। आप देखते जाएंगे, लिस्ट लंबी चौड़ी होती जाएगी। मेरी कंस्पिरेसी क्या है? निकाह को मुश्किल करना, फैमिली के निज़ाम को तोड़ना, औरतों को एम्पावर करके मैस्कुलिनाइज करना, ये एक बाकायदा एंटी नेटलिस्ट वेस्टर्न एजेंडा रहा है। एंटी नेटलिस्ट इसका हदफ सिर्फ एंटी नेटलिज्म है। बुनियादी तौर पे जो ग्लोबल एलीट्स हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से नालाएं, उन्हें रिसोर्सेज पे कंट्रोल के लिए अब इतने ज़्यादा ग़ुलाम और मज़दूर नहीं चाहिए। उनके पास AI है, कैपिटल मशीनरी और बड़ी बड़ी बलाएँ हैं, और उन्हें आप ख़ास ही नापसंद हैं साउथ एशियन, उसके टॉप ऑफ दैट मुसलमान साउथ एशियन। आप जैसे खरगोश की मानद है, बच्चे ही बच्चे पैदा करते हैं आप। ये ख़तरा है असल। इसके लिए हर किस्म की सोशल इंजीनियरिंग, चाहे वो अद्वियात की शक्ल में हो, वैक्सीन्स की शक्ल में हो, कॉन्ट्रासेप्शन की शक्ल में हो, कल्चरल नॉर्म्स चेंज करने की शक्ल में हो, फिल्म एंड TV के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की शक्ल में हो, तालीम और तदरीस के ज़रिए हो, और फाइनली लेजिस्लेशन की शक्ल में हो, वो बुनियादी तौर पर उनको मसला ये है कि आप क्यों नहीं रोक रहे। कोरिया को रोक लिया उन्होंने, जापान को रोक लिया उन्होंने, चीन को रोक लिया उन्होंने, अफ्रीका में कई ममालिक को रोक लिया, यूरोप में तो माशाल्लाह उन्होंने आधे बच्चे करना शुरू कर दिए, उनके एवरेज स्टेटिस्टिक हाफ बच्चे को होते हैं कपल का। आप क्यों नहीं रुक रहे? तो क्या ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर रही है? और उसमें मैं आपको बताता हूँ खुशी से, मैं फ़खरिया बताऊँगा आपको कि आपसे वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन सबसे ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि क़यामत के दिन मैं अल्लाह को कह सकूँ कि मेरी सबसे बड़ी उम्मत है। अब डू व्हाट दैट इन्फॉर्मेशन जो आप करना चाहें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टिकिंग सक्सेस का टाइम बॉम्ब रसूलुल्लाह दे के गए हैं। और जो आदमी, जो मौलवी, जो भी कोई फैमिली प्लानिंग की बात करता है आपसे, कम बच्चे पैदा करने की बात करता है, वो समझ जाए या वो नादान है या वो इस मिशन का हिस्सा है। एंटी नेटलिस्ट आपको अक्सर नज़र आएंगे, एंटी नेटलिस्ट यानी पैदा करने के ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। कभी इसको आप नेट पे देखिएगा, और कभी दिल करे तो सब्सक्रिप्शन ले लें, मैं आपको प्राइवेटली ज़्यादा तफसील से ये बताऊँगा, लेकिन मतलब उस सेंस में नहीं, मतलब जूम वगैरह में। आप पीपल्स पार्टी की बात किए, दे हैव ऑलवेज बिन द मेन ड्राइवर ऑफ एंटी नेटलिज्म। पीपल्स पार्टी हैज़ बिन द कॉन्डुइट वेस्टर्न वर्ल्ड की एंटी नेटलिस्ट एजेंडा को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। मैंने ये वाजे कर दिया है होप पे, तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। कोई वैसे तनकीद करे कि यार ज़्यादा ना करो बच्चे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बहुत अच्छी बात है,
वो आपका यकीनन कोई वो ही होगा जो आपका मतलब हामी होगा, दोस्त होगा, किसी वजह से कह रहा होगा। जो एज एन एजेंडा इस बात को पुश करते हैं कि किसी को ज़्यादा औलाद नहीं करनी चाहिए, किसी को ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी चाहिए, और इसका सिर्फ एक एंटीडोट है, आप सुबह दफ्तर जाते हुए और शाम को दफ्तर से आते हुए एक दफ़ा सिर्फ 15 मिनट का मुफ्ती तारिक मसूद का लेक्चर सुना करें, 4 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। अस्सलाम वालेकुम, हमेशा के लिए सुनने का शुक्रिया।